नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में हम अध्ययन कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वर्गीकरण की। सबसे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्पत्ति, उसके बाद विस्तार और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, किस प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी कि किस आधार पर विभाजित किया गया है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही वहां से हमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश, या जिसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। तो इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ध्यान रखना, वर्षा के वितरण या जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्षा के वितरण या जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा का वितरण या जलवायु। कई बार हमें यह भी पूछा जाता है कि कौन सी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें वर्षा रेखा पूछा जाएगा तो 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा। यह भी ध्यान रखना
कि 25 सेमी या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की वर्गीकरण की बात करते हैं तो दो भाग में एक आता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। शुष्क रेतीला मैदान है और अर्ध शुष्क प्रदेश। और यह जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है? वर्षा के वितरण के आधार पर। यानी कि 25 सेमी सम वर्षा रेखा, कि जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा होती है वह शुष्क रेतीला मैदान, जहां पर 25 से तो ज्यादा लेकिन 50 से कम वर्षा होती है उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अब जो शुष्क रेतीला मैदान है उसे संरचनात्मक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जो यह शुष्क रेतीला मैदान है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि 41.50% है, और दूसरा बालू का स्तूप युक्त, जो कि 58.50% है। यानी कि जो शुष्क रेतीला मैदान है उसे भी संरचनात्मक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, और यहां जो शुष्क रेतीला मैदान है उसका कितना है? 41.50% है। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप, रेत के टीले जिसे स्थानीय भाषा में हम धोरे कहते हैं, धोरे पाए जाते हैं, वह क्षेत्र कितना है? 58.50। और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है तो आएगा 41.50%, और राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है तो 58.50%। तो इस प्रकार से हमें शुष्क रेतीले मैदान को कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में। अब दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है गग्गर प्रदेश, दूसरा कहलाता है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा कहलाता है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा जो कहलाता है वह कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। यानी कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसे कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में विभाजित किया। और इस तरह से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण को लेके प्रश्न जो उसके विभाजन को लेके पूछा थे, और इसमें से कई बार इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। तो ध्यान रखना, गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश यह थार के मरुस्थल के, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के या अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के भाग हैं। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तो आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण का आधार या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी। समवर्षा रेखा का मतलब है वह काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती, यानी कि जहां जहां 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम समवर्षा रेखा कहते हैं। 25 सेमी समवर्षा। तो यह जो वर्षा रेखा है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क रेतीले मैदान में और अर्ध शुष्क प्रदेश में विभाजित करती है। और जब हम ये राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं तो देखिए राजस्थान के मानचित्र में इस तरह से आपको दिखाई देगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण। अब किस तरह से दिखाई देगा समझिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए यह जो आपको पूरा दिख रहा है यह है अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यह पूरा क्षेत्र है, यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां से जो एक वर्षा रेखा है जिसे हम क्या बोलते हैं 25 सेमी सम वर्षा रेखा, यह जो 25 सेमी सम वर्षा रेखा है यह इस पूरे मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। अब कौन कौन से भाग हैं देखिए, यह जो भाग है जो इस 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में यह कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान। जो इस 25 सेमी समवर्षा रेखा के कहां पर है पश्चिम में, और जो इसके 25 सेमी समवर्षा रेखा के पूरब में इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता है बांगर प्रदेश कहा जाता है। यह पूरा जो क्षेत्र है यह पूरा क्षेत्र क्या है बांगर प्रदेश। इस तरह से 25 सेमी समवर्षा रेखा पूरे मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। अब इसमें से जो यहां शुष्क रेतीला मैदान है इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है इसमें, एक तो कहलाता है बालू का स्तूप,
मुक्त प्रदेश और दूसरा कहलाता है बालू का स्तूप युक्त। अब देखिए, जो यह भाग है, यह तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, और शेष यह पूरा जो भाग है यह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। इसी तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश को भी कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं इसमें? एक, गग्गर प्रदेश, बी, शेखावाटी प्रदेश, सी, नागौरी उच्च भूमि, और डी, गोडवाड़ प्रदेश। अब देखिए, यह जो भाग है, यह भाग है गग्गर प्रदेश, यह भाग शेखावटी प्रदेश, यह भाग नागौरी उच्च भूमि, और यह भाग गोडवाड़ प्रदेश। तो इस तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं और शुष्क रेतीले मैदान को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो ये ध्यान रखना, 25 सेमी समवर्षा रेखा, जिसे क्या कहा जाता है, कई जगह लिखा हुआ मिलेगा 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा भी लिखने का। इसके जो पश्चिम का भाग है, जहां पर 25 से कम वर्षा होती है, उसे हम शुष्क रेतीला मैदान कहेंगे, और जो इसके पूरब में जहां 25 से ज्यादा बारिश होती है लेकिन 50 से कम होती है, उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले जब आप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण का अध्ययन करें तो सबसे पहले इस पिक्चर को अवश्य समझ लें। जिन्होंने भी इसे समझ रखा है उसका परीक्षा में जब वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो कभी गलत नहीं होगा, और अधिकांश पेपर में इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा थार के मरुस्थल का भाग है या नहीं है। ध्यान रखना, गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश यहां थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के भाग हैं। अब इसके बारे में तो वर्गीकरण तो आपको क्लियर होगा। अब हमें एक एक भाग के बारे में विस्तार से प्रश्न पूछेगा कि जो शुष्क रेतीला मैदान है यह कहां है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी क्या विशेषता है, और इसके जो भाग है जिसे हम बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में जानते हैं, इसको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क रेतीले मैदान की, कि शुष्क रेतीला मैदान क्या है, कहां है और इसकी क्या विशेषता है, और उसके बाद इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, और शुष्क रेतीले मैदान को लेकर हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण।
और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ए। शुष्क रेतीला मैदान। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शुष्क रेतीला मैदान कहां स्थित है। अब देखिए शुष्क रेतीला मैदान कहां है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है इसके पश्चिम में स्थित रेतीला प्रदेश, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 20 या 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क रेतीला मैदान कहा जाता है। यह ध्यान रखना कि शुष्क रेतीला मैदान कहां अवस्थित है, कहां स्थित है। तो सबसे पहले तो शुष्क रेतीले मैदान की बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि थार के मरुस्थल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित रेतीला मैदान, जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 सेमी या 25 सेमी से कम होती है। शुष्क रेतीला मैदान चलो, यानी कि शुष्क रेतीला मैदान कहां है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कहां है? जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है, जहां पर वर्षा 20 या 25 सेंटीमीटर से कम होती। कुछ 20 सेंटीमीटर कहते हैं तो कुछ भूगोलविदा 25। 20 या 25 से क्या होती है? कम होती है। उस रेतीले मैदान को क्या कहा जाता है? शुष्क रेतीला मैदान कहा जाता है। अब यहां से जो प्रश्न हमें पूछा जाता है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो अब ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेमी या 250 मिलीमीटर सम वर्षा
रेखा करती। यहां ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शुष्क रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का मतलब है कि यहां जो शुष्क रेतीला मैदान है इसके पूरब में यहां जो सीमा कौन बना रही है, 250 मिलीमीटर या 25 सेमी समवर्षा रेखा। क्योंकि यहां प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है, लेकिन कई बार आता है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है। तो अब यहां पर ही हम नोट करके, जब आपसे पूछा जाए कि शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो 25 या 250 मिलीमीटर समवर्षा। लेकिन यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेमी या 400 मिलीमीटर समवर्षा रेखा करती। अब आप कहेंगे सर कि दोनों में अंतर क्या है। अब जो अंतर है सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुष्क रेतीले मैदान में केवल वही क्षेत्र आएगा जो इस 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, जहां पर 20 या 25 से कम बारिश होती है। लेकिन पश्चिमी रेतीले मैदान में यह पूरा क्षेत्र आएगा, और इस पूरे क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहां से जो समवर्षा रेखा गुजरती है इसका 400 मिलीमीटर या 40 सेमी समवर्षा, जो पूरे पश्चिमी रेतीले मैदान की। तो यहां ध्यान रखना, शुष्क रेतीले मैदान की पूछा जाता है तो हम कौन सी कहते हैं, 25, और पश्चिमी रेतीले मैदान की पूछा जाएगा तो कितनी होगी, 40 या 400 मिलीमीटर समवर्षा रेखा। तो यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुष्क रेतीला मैदान कहां है और इसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा, और पूरे पश्चिमी रेतीले मैदान की सीमा का निर्धारण कौन करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि जो यह शुष्क रेतीला मैदान है इसे ही महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। शुष्क रेतीले मैदान को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा कि यह जो शुष्क रेतीला मैदान है इसे ही महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि महान भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है, तो इस महान भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण यानी कि शुष्क रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है, 25 सेमी या फिर 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा करती है। अब इस शुष्क रेतीले मैदान में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है, तो अब देखिए इसमें हम बात करें तो शुष्क रेतीले मैदान में, शुष्क रेतीले मैदान में
जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। यह ध्यान रखना कि इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत, देखिए जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा बाड़मेर भी आएगा, लेकिन कुछ भाग बालोतरा का, कुछ भाग जोधपुर का भी इसमें शामिल है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शुष्क रेतीले मैदान में मुख्य रूप से यह डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहां तक क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संरचना की दृष्टि से शुष्क रेतीले मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। संरचनात्मक दृष्टि से शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है बालू का स्तूप, मुक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कि जो संरचनात्मक दृष्टि से शुष्क रेतीले मैदान को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और अधिकांश प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में कौन से भाग शामिल हैं या फिर इसकी क्या विशेषता है, इसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है, कहां है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और इसमें राजस्थान का यानी शुष्क रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग है और वहां से किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है? तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क रेतीला मैदान है, उस शुष्क रेतीले मैदान में वह क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप यानी कि रेत के टीले, जिसे स्थानीय भाषा में हम धोरे कहते हैं, धोरे नहीं पाए जाते। यहां पे क्या पाए जाते हैं? टर्सरी काल से लेके प्लीस्टोसिन काल तक की औषधि या परतदार चट्टानें पाई जाती है, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शुष्क रेतीले मैदान में स्थित वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूप सैंडविच नहीं, बालू का स्तूप जिसे क्या कहते हैं? रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप, रेत के टीले, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं, धोरे नहीं पाए जाते। अब यहां पे क्या पाए जाते हैं? तो देखिए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में टर्सरी काल से प्लीस्टोसिन काल तक की औषधि या परतदार चट्टानें पाई जाती। यानी कि यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहां पर टर्सरी काल से लेके प्लीस्टोसिन काल तक की क्या पाई जाती है? औषधि चट्टानें पाई जाती। और इन औषधि चट्टानों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन औषधि चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में जीवाश्म या ईंधन खनिज पाए जाते हैं। अब यहां जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यहां शुष्क रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश शुष्क रेतीले मैदान का लगभग
41.50% है। और यहां प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50% है। अब इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की क्या विशेषता है, यानी कि यहां पे कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषता, कि इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषताओं में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो है विशेषता हमादा है, उसके बाद दूसरी रेग है, तीसरी लाठी सीरीज है, चौथी चांदन नलकूप है, पांचवा आकल गांव जीवाश्म पार्क है, और कुलधरा ग्राम है, और बाप बोल्डर। यह इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषता है, जिसमें हमादा है, रेग है, लाठी सीरीज है, चांदन नलकूप है, आकल गांव जीवाश्म पार्क है, कुलधरा ग्राम है, और बाप बोल्डर। तो अब हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सामान्यतः बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या तो कितना प्रतिशत है, या फिर इसकी क्या विशेषता है, जिसको लेके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमादा क्या है, रेग क्या है, लाठी सीरीज क्या है, चांदन नलकूप क्या है, आकल गांव जीवाश्म पार्क क्या है, कुलधरा गांव क्या है, या बाप बोल्डर क्या है। तो इनके बारे में हमें विशेष रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक एक को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमादा, कि हमादा क्या है और हमादा को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए हमादा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमादा। जब हम हमादा का अध्ययन करते हैं तो हमादा के बारे में कहा जाता है कि पोखरण, बालोतरा और फलोदी इस तरह से पोखरण, फलोदी और बालोतरा, यहां इस तरह से त्रिभुजाकार, यहां फलोदी, यहां पोखरण जो कि किस जिले में आता है,
जैसलमेर और बालोतरा। यहां यानी कि पोखरण, बालोतरा और फलोदी के मध्य जो त्रिभुजाकार पथरीला या जो चट्टानी मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पोखरण, फलोदी, बालोतरा के मध्य स्थित त्रिभुजाकार पथरीला या चट्टानी मरुस्थल हमादा पहला पॉइंट तो क्लियर कि हमादा क्या है? तो हमादा यहां पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य स्थित त्रिभुज के आकार का एक चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है। और जब हम थार के मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि थार के मरुस्थल में जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हमादा। और यह प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, हमादा क्या है? तो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। या फिर पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल में स्थित पथरीला या चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? तो हमादा कहलाता। अब इसका विस्तार कहां है यह ध्यान रखना। पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य एक त्रिभुज के आकार में त्रिभुजाकार पथरीला या चट्टानी। अब इसकी क्या विशेषता है? अब विशेषता समझेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जो पथरीला मरुस्थल है यहां पर दिन में सूर्य क्या चमकता है? लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है। और दिन में यहां पर जब सूर्य सीधा या लंबवत चमकता है इसीलिए यहां पर जो है सौर ऊर्जा उत्पादन की क्या है? विपुल संभावना है। यानी कि हमादा क्षेत्र में दिन में सूर्य सीधा ऑब्लिक लंबवत चमकने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना कि यहां पर दिन में सूर्य लगभग क्या चमकता है? सीधा। और सूर्य लगभग सीधा चमकने के कारण यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना। और इसीलिए इस क्षेत्र को यानी यहां पर
अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा हमादा क्षेत्र में सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, SEEZ की स्थापना कि यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना ज्यादा है, इसीलिए यहां पर किसकी SEZ सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन सीज की स्थापना की गई। और हमादा क्षेत्र में राजस्थान के 4 सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। अब ये ध्यान रखना, इस हमादा क्षेत्र में राजस्थान के कितने 4 सौर ऊर्जा पार्क कौन कौन से? एक तो सौर ऊर्जा पार्क जिसका नाम है भड़ला सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना यहीं पर हमादा के अंतर्गत फलोदी में की गई। दूसरा, राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क नोख में की गई है। राजस्थान का तीसरा सौर ऊर्जा पार्क जिसका नाम है पोखरण फलोदी सोलर पार्क, और राजस्थान का चौथा सोलर पार्क यानी कि राजस्थान के 4 सोलर पार्क, राजस्थान में 5 सोलर पार्क है, उसमें से 4 सोलर पार्क की स्थापना इस हमादा क्षेत्र में की गई। और इसीलिए वर्तमान में यह सौर ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है भड़ला। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमादा को लेके क्या प्रश्न आएगा। या तो प्रश्न आएगा हमादा क्या है, या फिर आएगा हमादा की क्या उपयोगिता है। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सामान्यतः इसी हमादा क्षेत्र से पूछे जाने की संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमादा क्या है और हमादा की क्या विशेषता है। अब इसमें ध्यान रखना, हमें जो पूछा जाता है वह पूछा जाएगा भड़ला। यहां राजस्थान का पहला तथा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता है 2245 मेगावाट, यह राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और यह किस जिले में है? तो यह
वर्तमान में फलोदी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नोक, यहां भी वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? फलोदी के अंतर्गत आता है, यानी कि राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क। यहां ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क। राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क। फलोदी में पहला भडला फलोदी में, दूसरा, और इसीलिए हम कहते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? फलोदी। पहले हम जोधपुर पढ़ते थे कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला जोधपुर। अब वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जो है जिला कौन सा है? फलोदी है। और यह पूरा क्षेत्र, यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे तो जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा, जिसे सोलर हब के रूप में जाना जाता है, सोलर हब। तो इस प्रकार से यहां से हमें प्रश्न विशेष रूप से किसको लेके? हमादा को लेके पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमादा के बाद में आता है रेग, कि यह जो हमादा है इसके चारों ओर जो मिश्रित मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं रेग की, कि रेग को लेके हमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। हमादा के बाद क्या पूछा जाएगा? रेग। अब रेग क्या है यह ध्यान रखना। रेग जो हमादा है, हमादा के चारों ओर जो विस्तृत मिश्रित मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं? रेग। हमने यहां पढ़ा हमादा। इस तरह से हमादा का विस्तार है। हमादा कैसा है? पथरीला मरुस्थल है। और इस हमादा के चारों ओर, हमादा के चारों ओर कैसा मरुस्थल है? मिश्रित मरुस्थल। इस हमादा के चारों ओर मिश्रित मरुस्थल जो है उसे क्या कहा जाता है? यह हमादा के चारों ओर विस्तृत मिश्रित मरुस्थल। रेग कहलाता है। तो रेग क्या है यह ध्यान रखना, कि जो हमादा है, जो पथरीला मरुस्थल है, उसके चारों ओर जो मिश्रित मरुस्थल है, यानी कि जिसमें बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे, रेत और चट्टानें मिलेगी, ऐसे मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। तो अब यहां पे जो प्रश्न हमें पूछा जाएगा वह क्या है? तो ध्यान रखना, यहां का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेग क्या है।
तो ध्यान रखना रेग मिश्रित मरुस्थल है, हमादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। अब रेग को लेके क्या प्रश्न आता है, दूसरा आता है कि थार के मरुस्थल में स्थित मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है। तो थार के मरुस्थल में स्थित मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाएगा, रेग कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है रेग, इसको लेके प्रश्न पूछे थे। इसके बाद तीसरा है जिसे क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज। अब बात करते हैं लाठी सीरीज की। अब देखिए लाठी सीरीज क्या है, यहां एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाठी सीरीज के बारे में कि लाठी सीरीज का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ध्यान रखना लाठी सीरीज जो है यहां पोखरण किस जिले में है, जैसलमेर से कहां तक, मोहनगढ़, जैसलमेर कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य लगभग 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है, यहां पूरी एक इंटरनल वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, भूगर्भीय जल पट्टी है। कैसा है यह, मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी है। कहां पर है, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से आता है, यही प्रश्न हमें पूछा जाता है कि लाठी सीरीज कहां है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो जैसलमेर, और विस्तार पूछा जाएगा तो पोखरण से मोहनगढ़। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसलमेर में स्थित भूगर्भीय जल पट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज। अब यहां पर भूगर्भीय जल पट्टी है, यहां पूरी जमीन के अंदर क्या है, पानी है। जमीन के अंदर क्या है, पानी। तो इस भूगर्भीय जल पट्टी में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जो कि राजस्थान की सबसे लंबी घास के रूप में जानी जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेवण घास। कौन सी घास है यहां पर, सेवण घास। जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है, सेवण घास। इस तरह से कहा जाता है कि यह जो लाठी सीरीज है, यह सेवण घास का मैदान भी है। क्लियर हो गया। और यह मरुस्थल में हरियाली युक्त जल क्षेत्र होने के कारण इसे मरुस्थल का उद्यान, नखलिस्तान या ओएसिस भी कहा जाता है। अब आता है कि इसकी खोज, लाठी सीरीज की खोज वर्ष 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और यहां पर जो यह सेवण घास पाई जाती है, इसे स्थानीय भाषा में लीलोण घास और इसका वैज्ञानिक नाम है लीसिथुरुस
सिडिक उसके नाम से हम लोग जानते हैं, और जो गोडावण का प्रिय भोजन भी है, और इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा गोडावण जैसलमेर में पाए जाते हैं, और जैसलमेर का जिला शुभंकर भी क्या है, गोडावण है। तो इस प्रकार से हमें लाठी सीरीज, अब जब लाठी सीरीज की बात करें तो लाठी सीरीज में ही, लाठी सीरीज के अंतर्गत ही एक स्थान है चांदन, और चांदन नामक स्थान जो है वहां पर एक क्या है, नलकूप है। क्या है, नलकूप है। और इस चांदन जो नलकूप है, यहां जो चांदन नामक स्थान पर एक नलकूप बनाया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में क्या होती है, जल आपूर्ति होती है। इस लाठी सीरीज में ही क्या स्थित है, चांदन नलकूप स्थित है, और जिसे क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। तो लाठी सीरीज क्या है, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए लाठी सीरीज की क्या विशेषता है, यह पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें यह पूछा था कि लाठी सीरीज किसका उदाहरण है, तो यहां सेवण घास का मैदान भी है, भूगर्भीय जल पट्टी भी है, और लाठी सीरीज को क्या क्या कहा जाता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं लाठी सीरीज की, और उसके बाद हम बात करेंगे चांदन नलकूप की। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 80 किलोमीटर लंबी तथा 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी, जहां सेवण घास का मैदान स्थित है। लाठी सीरीज कहलाती है, और इसकी खोज लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी की खोज
2007 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज किसके द्वारा की गई? काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। और इस लाठी सीरीज को क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज मरुस्थल में स्थित हरियाली युक्त जल क्षेत्र है, जिसे नखलिस्तान, ओएसिस, मरुस्थल का उद्यान। और यह कई बार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मरुस्थल का नखलिस्तान, ओएसिस या मरुस्थल का उद्यान किसे कहा जाता है? लाठी सीरीज को कहा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मरुस्थल में स्थित एक हरियाली युक्त जल क्षेत्र है, जिसे नखलिस्तान या ओएसिस की संज्ञा दी गई। और यहां पर जो सेवण घास पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में लिलोन और इसका वैज्ञानिक नाम लीसिथुरुस सिडिकुस है। लाठी सीरीज में पाई जाने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोन घास और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है लीसिथुरुस। यह सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। और इस प्रकार से हमें लाठी सीरीज को लेके प्रश्न पूछा था कि लाठी सीरीज कहां है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, इसे क्या कहा जाता है, और यहां पे जो घास पाई जाती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके बाद हमें पूछा जाता है चांदन नलकूप। तो बात करते हैं चांदन नलकूप की।
अब देखिए चांदन नलकूप क्या है और चांदन नलकूप को लेके क्या पूछा जाता है कि चांदन नलकूप यह जैसलमेर में लाठी सीरीज के अंतर्गत स्थित नलकूप है। चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप है जहां से कम गहराई में अधिक जल आपूर्ति होती है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। यानी कि चांदन नलकूप क्या है, जैसलमेर में लाठी सीरीज में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप जहां से कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति होती है। यानी कि चांदन नलकूप क्या है कि जो जैसलमेर में लाठी सीरीज जो कि भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है, वहां पर जो चांदन नामक स्थान है वहां पर एक नलकूप है और उस नलकूप से कम गहराई में भी अधिक पेयजल आपूर्ति होती है। इसीलिए चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। और चांदन नलकूप की लाठी सीरीज की भांति भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। यह भी ध्यान रखना कि चांदन नलकूप भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में लाठी सीरीज और चांदन नलकूप को पूछा जाता है। चांदन नलकूप के बाद में जो हमें पूछा जाता है वह है आकल गांव जीवाश्म पार्क, जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं आकल गांव जीवाश्म पार्क की। आकल गांव जीवाश्म पार्क कि आकल गांव जीवाश्म पार्क क्या है कि जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में, तो जो जैसलमेर में है
वहां पर एक स्थान है आकल, और उस स्थान पर मध्यजीवी महाकल्प जिसे मिसोजोइक एरा कहते हैं, मिसोजोइक एरा के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जहां पर राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क यानी कि आकल गांव फॉसिल पार्क की स्थापना की गई है। और इसीलिए हमें जब भी हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क विशेष रूप से पूछा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर? जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की आकल गांव से मध्यजीवी महाकल्प जिसे कहा जाता है मीसोजोइक एरा के द्वितीयक युग के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जो विश्व में प्राकृतिक वनस्पति के प्राचीनतम अवशेष है। यानी कि आकल गांव जीवाश्म पार्क क्या है? यह विश्व में प्राचीनतम प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष का क्षेत्र है, जहां पर मध्यजीवी महाकल्प के द्वितीयक युग के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले थे। और इसीलिए आकल गांव में आकल गांव जैसलमेर में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क की स्थापना की है। तो यहां पे कई बार प्रश्न आता है कि विश्व के प्राचीनतम प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहां मिले हैं। तो यदि राज्य पूछा जाता है तो राजस्थान, क्षेत्र पूछा जाता है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी पूछा जाता है तो शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीले मैदान में भी पूछा जाता है तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में भी पूछा जाता है तो आकल गांव जैसलमेर में मिले। और यहां प्रश्न डायरेक्ट आता है कि राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहां पर है, तो आकल गांव जैसलमेर में है। इसी प्रकार एक और स्थान जो पूछा जाता है कुलधरा ग्राम,
कुलधरा ग्राम भी कहां पर है? जैसलमेर। कि जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से यहां से जुरेसिक कालीन डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक एरा के द्वितीयक युग के जुरेशिक कालीन डायनासोर के अवशेष मिले। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब भी डायनासोर की मूवी आती है उस मूवी का नाम जुरेसिक पार्क होता है। क्यों? क्योंकि डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि डायनासोर की जो उत्पत्ति हुई है वह जुरेसिक काल में हुई है। और जुरेसिक काल में विश्व के जंगलों में, विशेष रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो यहां घने जंगल थे और उन घने जंगलों में विशालकाय जानवरों की उत्पत्ति हुई जिसे डायनासोर कहा गया। और कुलधरा ग्राम के उत्खनन से फ्रांसीसी जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी या विश्व के अन्य पुरातत्व के वेता थे, उन्होंने यहां पर जो अवशेष प्राप्त किए कुलधरा ग्राम से, उन अवशेषों की जो है गणना की तो वह अवशेष डायनासोर के अवशेष पाए गए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान में डायनासोर के अवशेष या जुरेसिक कालीन डायनासोर के अवशेष कहां मिले थे? तो कुलधरा ग्राम से। जबकि जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति का अवशेष कहां मिले थे? आकल गांव जीवाश्म पार्क से मिले थे। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद आता है बाप बोल्डर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाप बोल्डर अब देखिए बाप बोल्डर क्या है कि जो फलोदी में बाप नामक स्थान है वहां पर पर्मियन कार्बेनिफेरस युग यानी पुराजीवी महाकल्प पेलियोजोइक एरा के प्राथमिक युग के पर्मियन कार्बेनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलास्म जो है जिसे मोरेन चट्टाने कहते हैं उसके अवशेष मिले हैं। फलोदी के बाप नामक स्थान से पुराजीवी महाकल्प पेलियोजोइक एरा के प्राथमिक युग के पर्मियन कार्बेनिफेरस जिसे पर्मो कार्बेनिफेरस भी कहा जाता है।
पर्मो कार्बेनिफेरस युग की हिमानीकृत गोलाश्म या मोरेन चट्टान के अवशेष मिले, जिसे बाप बोल्डर कहा। तो यह बाप बोल्डर कई बार एग्जाम में आया कि बाप बोल्डर क्या है या बाप बोल्डर का कालखंड क्या है। तो ध्यान रखना, पर्मियन कार्बेनिफेरस, पर्मो कार्बेनिफेरस युग के रूप में जाना जाता है। उस युग के हिमानीकृत गोलाश्म, यानी कि जो हिमानी से, ग्लेशियर से बने गोलाश्म, जिन्हें मोरेन चट्टाने कहते हैं, हिमानीकृत चट्टाने कहते हैं, उन चट्टानों के अवशेष जहां मिले हैं उस स्थान को बाप बोल्डर की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि बाप बोल्डर का संबंध किससे है? तो पर्मो कार्बेनिफेरस युग से। किससे है? पर्मो कार्बेनिफेरस युग से। जबकि कुलदरा गांव का संबंध किससे है? जुरेसिक काल से है। और आकल गांव का संबंध किससे है? जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेषों से। तो इस प्रकार से जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके बारे में जितने प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद हमें पूछा जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।